ये देखते हैं, पहला वीडियो है जो हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। दरअसल जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं या पृथ्वी के अंदर क्या है, ये आपके मेरे में सबके मन में जिज्ञासा होती है कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। वैसे तो आप देखते हैं खोदेंगे तो मिट्टी निकलती है, लेकिन चूंकि वैज्ञानिकों के दिमाग में भी ये बातें आती रहती हैं या सबके मन में आती है कि पृथ्वी के अंदर तक आखिर अंत क्या है, कहाँ तक है, कैसी कौन कौन से पदार्थ हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए। इसको लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग भी किए, जिसमें हम देखते हैं कि अगर जो हम बात करें पृथ्वी की गहराई में, तो हमारी अगर जो पहुँच देखें तो हमारी पहुंच करीब 10 से 12 किलोमीटर तक है। इसके अंदर अभी तक कोई पहुंच नहीं बन पाई है उसके अंदर तक। लेकिन चूंकि पृथ्वी का जो केंद्र आप देखेंगे तो केंद्र देखते हैं वो 6371 किलोमीटर की गहराई तक है, और पहुंच हमारी ऊपरी क्रस्ट तक भी ना हो, मतलब क्रस्ट तक भी ना हो अंदर तक। तो इस वजह से आखिर अंदर है क्या, उसको लेकर के कुछ आधार बताए गए, कुछ स्रोत बताए गए जिनके जरिए समझा जा सकता था कि आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या। उसमें वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस का। लेकिन उससे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके जरिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास कर सकते हैं या समझ सकते हैं। स्रोतों की बात करेंगे तो स्रोतों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अप्राकृतिक, दूसरे प्राकृतिक स्रोत। तो कौन कौन से प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक बात को हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने इधर कुछ बनाया हुआ है, ये देखिए चार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। मैंने स्रोत लिखा हुआ है, मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। तो आइए देखते हैं, स्रोत में हम देखेंगे अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत हैं। अप्राकृतिक स्रोतों में देखेंगे तो घनत्व हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, इनमें परिवर्तन है, उनको हम समझेंगे। दूसरा प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी क्रिया हो गई, भूकंप की तरंगे हो गई, इनके बारे में हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इन्हीं का सहारा लिया था आंतरिक संरचना को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्राकृतिक तत्व कैसे, किस आधार पर इनको हम तोड़ के आपको बताएंगे कि आखिर ये कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। शुरुआत करेंगे घनत्व से। घनत्व की बात करेंगे तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि घनत्व पृथ्वी की सतह पर, या कहें कि ऊपरी क्रस्ट है, क्रस्ट में जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो 2.7 के आसपास तक है। कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना है। अब ये घनत्व क्या पूरा सेम रहेगा? आप कोई चीज में प्रेशर डालते हैं तो आप जानते हैं घनत्व क्या होता है, वो बढ़ता है। तो इस वजह से यहां पर ये शुरुआत में आप देखेंगे 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जैसे से गहराई में जाते जाते हैं और वो घनत्व क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे से गहराई में जाएंगे घनत्व बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से केंद्र में जो घनत्व है वो कितना है, वो पहुंच जाता है 17-18 तक पहुंच जाता है, 17-18 तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब यह था कि एक पॉइंट में बता रहा हूं कि जिस तरीके से हम पृथ्वी की अंदर की गहराई तक चलते चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा। एक फैक्टर यह मिला, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बात है, घनत्व बढ़ेगा। अब एक तो ये औसत में जब घनत्व हम देखते हैं तो 5.5, पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है। याद रखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 है। ये हम जब टोटल को जो हम लेते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एवरेज में जो घनत्व निकला मध्यम रूप से, उसको हम ले लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल जो देखेंगे तो 5.5 के आसपास आता है। ये क्या है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो आप घनत्व समझ गए। अब घनत्व के बाद में देखेंगे, घनत्व एक बात क्लियर हुई कि एक पॉइंट पता चला कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट हुआ, लेकिन इसमें भी और भी चीजें मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के भी दो मत सामने निकले। घनत्व में भी और थोड़ा सा बता दूं कि आखिर घनत्व निकले, घनत्व ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, कैसे हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पे दो तथ्य दिए, या कहें दो कथन उन्होंने अपने इस पे प्रस्तुत किए। एक कथन के आधार पर उन्होंने बताया कि जैसे जिस चीज पर, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए ये यहां पर 17-18 यहां पर कैसे पहुंच जा रहा है, और ऊपर 2.7 है। इसके पीछे दो कारण बताए गए। एक बताया गया कि इस पर इतना प्रेशर पड़ रहा है, दबाव की वजह से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ यहां पर प्रेशर पड़ने की वजह से यहां का जो है वो घनत्व जो है वो बढ़ रहा है। अब चूंकि जान रहे हैं कि जब कोई चीज आती है तो उसके काट भी बहुत जोड़ तुरंत लोग निकाल लाते हैं कि मतलब कि ये इन्होंने बताया, अच्छा ठीक है मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं, अच्छा इन्होंने बताया, तो इसको लेकर के प्रयोग हुए। इसमें बात की है कि प्रयोगशाला में किसी चट्टान पे या पदार्थ पे प्रेशर डाला गया, और प्रेशर डाला गया कि पता चले घनत्व तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पता चला घनत्व तो नहीं बढ़ रहा है। तो
इनकी एक बात जो वैज्ञानिकों ने बताया, एक मत जो दिया वो तो नकार दिया गया है, अर्थात कि दबाव की वजह से यहाँ पर ये घनत्व बढ़ा नहीं है। तो आखिर घनत्व बढ़ा कैसे? दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि घनत्व कैसे बढ़ सकता है। एक दबाव की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे और एक तर्क निकला। उसमें बताया गया कि जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके पीछे कारण हो सकता है यहाँ की चट्टानें ही ऐसी हूँ। भूपटल पर आप जान रहे हैं कि भूप्रपट्टी पे या क्रस्ट पे उस तरह की चट्टानें, बिल्कुल मुलायम सी चट्टानें, आप जान रहे हैं सियाल, सीमा, निफे भी बताएंगे आगे। तो ये हल्का सा मैं आपको बता ही दूं, सियाल है, सीमा है, निफे है। ये सियाल सिलिका एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका मैग्नीशियम, और ये इसमें आप देखेंगे तो निफे में निकिल और फेरस है। तो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें यहां पर पाई जा रही हैं, ये बताया गया। तो इसकी तुलना में सियाल का जो है वो आप देखेंगे तो घनत्व कम है, लेकिन जब फेरस देखें, फेरस जैसे भारी लोहा जैसे भारी तत्वों का घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ का घनत्व ज्यादा है। ये एक पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है यहाँ की चट्टानें ही ऐसी जिस वजह से नीचे घनत्व ज्यादा हो। दूसरा पॉइंट आया घनत्व के बाद दाब। दाब भी आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर दाब की तुलना में नीचे की तरफ चूंकि चट्टानों आपके ऊपर, जैसे आप कहीं खड़े हैं, आप अभी आपको कोई दबाव महसूस नहीं होगा, लेकिन अभी हम आपके ऊपर एक बोरा ला दिया जाए, मेरे ऊपर एक बोरा ला दिया जाए 100 किलो का, तो दबाव ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से पृथ्वी के अंदर गहराई में जितना जाते जाते हैं वायुमंडलीय दाब जब देखेंगे वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक कारण था कि जिस तरीके से अंदर हम जाते हैं तो उस तरीके से वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता है। तो एक कारण ये भी पता चला कि वायुमंडलीय दाब बढ़ने की वजह से भी, या कहीं दाब बढ़ने की वजह से भी हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब अंदर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। इसमें कोई बहुत साइंस वाली बात है नहीं, सीधी बात है कि दाब बढ़ेगा, यहां पर दाब बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट बताएगा तापमान। तापमान क्या है? अब तापमान आप जान रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर तापमान दूसरी तरीके से चेंज होता है, हम ऊंचाई पर जाते हैं दूसरी तरीके से चेंज होता है। दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ऊंचाई पर जाते हैं तो आप जान रहे हैं कि करीब 148 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटेगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो अगर जो आप देखेंगे तो करीब 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। 32 मीटर के जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है जब गहराई में जाएंगे तो। लेकिन इसमें भी क्या है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे ऐसा नहीं जिस तरीके से हम पृथ्वी पर देखते हैं कि मतलब जैसे हम क्षोभ मंडल में देखते हैं कि जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, क्षोभ के बाद में जब आप देखेंगे तो टेम्परेचर फिर बढ़ता है। तो आखिर बढ़ता घटता है, उसके पीछे कारण आप पढ़े, मैंने आपको बताया है जब मैं वायुमंडल की संरचना बता रहा था उसमें मैंने बताया है। उस तरीके से पृथ्वी के अंदर भी जब आप देखेंगे तो आपको लेयरें देखने को मिलती हैं। जैसे एक क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर कोर हो गया। ये 3 तरीके की मैंने पढ़ा, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर अवधारणा भी मैं बताऊंगा कहां से है। तो उस तरीके से जब यहां पर भी जाएंगे तो यहां पर चूंकि इनके बीच में क्या है कि क्रस्ट है, मेंटल, कोर के बीच में क्या है कि असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी है। वो क्या है कि मतलब कि दोनों के बीच में कोई अलगाव कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है उसको हम कह सकते हैं। तो ज्वाइंट आखिर पड़ा तो घर्षण भी पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है टेम्परेचर भी आगे बढ़ेगा। जिस वजह से जो मैंने बताया है 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये पूरी तरीके से कंटिन्यू केंद्र तक ऐसा नहीं है, ये घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पर जाएंगे तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक बढ़ता है। मतलब कि आप जाएंगे 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद यहां तक ज्यादा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे से कम है, उसके बाद फिर ज्यादा है, फिर कम, इस तरीके से है। तो ये पहले तो 32 किलोमीटर तक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं जो जहां से ऊपरी मेंटल है वहां का टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक है। लेकिन 32 मीटर के हिसाब से देखें तो 1000 से ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल कह सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग मानक कार्य करते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग कारक हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों कहां पर टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक ये कारक पता चला कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये आप अपने दिमाग में भी रखिएगा कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तीसरा, अब चूंकि मैंने आपको अप्राकृतिक कारण बता दिए, अब हम प्राकृतिक कारणों की चर्चा करते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में जब हम आते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें आती हैं निकल के, एक है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरी भूकंपीय तरंगे। आप जान रहे हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से जब भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, पहले ज्वालामुखी क्रिया को हम देखते हैं।
तो जैसे ज्वालामुखी आते हैं तो हम देखते हैं जब लावा फूटता है, मतलब कि जब लावा मैग्मा बाहर आया तो इस वजह से हमें देखने को मिला कि क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में लाल कलर का पूरा आप देखेंगे, देखने को आप कोई भी ज्वालामुखी वगैरह देखेंगे तो जब ज्वालामुखी फटता है तो पूरा बिल्कुल कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में अंदर से निकलती है, मतलब कि अंदर के पदार्थ लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं। तो अंदर ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो पूरी तरीके से लिक्विड भी ना तो ठोस है, ना तो मतलब कि ना तो ठोस में ना तो द्रव अवस्था में, मतलब कि तीसरी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। चूंकि अब यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर, तो इस जगह पर यहाँ पर आपको ज्वालामुखी के मतलब यहाँ पे ये हिस्सा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कारण ये भी था कि पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी वगैरह आते हैं तो उनसे निकलने वाला लावा जब बाहर निकलता है तो लावे से एक अंदर की चट्टानों की दो तरीके से पता चल सकता है। पहली बात तो कि अंदर कोई चीज लिक्विड है, दूसरा कारण हम ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक लिक्विड पता चला, और दूसरा पता चला कि उन चट्टानों का अध्ययन करके इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो बात हुई कि पृथ्वी के ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर प्राकृतिक साधनों में हम समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम कह सकते हैं पूरा अंदर की चीजें समझ सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे हैं क्या। मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती भूकंप में, मैंने बताया था। तो एक होती पी, एक होती एस और होती एल। तो पी एस एल होती है, उसमें भी आप देखेंगे तो पी स्टार और एस स्टार, पी जी, एस जी, खैर उन तक हम नहीं जाएंगे, उनकी बात हम भूगोल में मतलब कि भूकंप के वीडियो में कर चुके हैं, आप उनको समझिएगा। हम चूंकि आंतरिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इस वजह से हम उन्हीं शब्दों का, उन्हीं जितना इंपॉर्टेंट होगा इसके पर्पज से उन्हीं का हम जिक्र करेंगे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि आखिर भूकंप का क्या रोल है इसमें। भूकंप का आइए देखते हैं भूकंप का रोल क्या है। तो भूकंप के रोल में हम जब आएंगे तो हम देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों में आप जान रहे हैं कि भूकंप जब कोई आता है, 3 तरंगे मैंने बताया, एक है पी है, एक एस है, एक एल है। तो 3 तरंगे हैं। एक होता है जहां भूकंप आता है, भूकंप मूल, जहां पहुंचता है, आप जान ही रहे केंद्र में, जहां अधिकेंद्र पे पहुंचता है, तो ये एपिसेंटर बोलते हैं। लेकिन खैर उसकी हम बात नहीं करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चूंकि जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी, आप सुनते रहते हैं पेपर वगैरह में आता है कि भूकंप में यहाँ पे हुआ तो 20 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था, इस तरीके से आपको मिलती ही बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PSL तरंगों की, जो पी तरंगे हैं वो ठोस द्रव दोनों में चल सकती हैं। पी तरंगे ठोस में द्रव में दोनों में चल सकती हैं। जो एस होती है वो सिर्फ ठोस में चलती है। बस इसी आधार पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ठोस जब द्रव में चलेगी तो एक काम कीजिए कि उसको यहाँ से लेकर के अंदर ले जाया जाए, मतलब कि कुछ ऐसा किया, मतलब कि अब जैसे भूकंप वगैरह आता है तो आप देखते नहीं, जैसे ये मैंने बना रखा है। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि 3 तरीके के, आप जान रहे हैं कि पहले सियाल है, सीमा है, निफे है, 3 है। लेकिन ये मैंने बताया, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भूकंप आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए मैं पी की बात कर रहा हूँ। पहले पी क्या करेगी, पी इस तरीके से आएगी, केंद्र से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हम लंदन में भूकंप आया और उसकी एक तरंग जो लंदन के ठीक पीछे क्या होगा, लंदन के ठीक पीछे आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। तो अब न्यूजीलैंड दूसरी तरफ देखें, या मान लीजिए न्यूजीलैंड को केंद्र से होते हुए जाएंगे तो न्यूजीलैंड ही पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से आए हुए भूकंप की तुलना यहाँ पे आए हुए न्यूजीलैंड से कर ली गई। मतलब कि यहाँ तरंग आ रही तो कैसे कैसे चेंज हो रही, मार्ग कैसा चेंज कर रही है। अर्थात पता चला आना था न्यूजीलैंड, पहुँच गई ऑस्ट्रेलिया। अर्थात क्या हुआ कि जब माध्यम चेंज हुए तो बिल्कुल उनको देख सकते, माध्यम चेंज होंगे तो उनकी रफ्तार वगैरह, उनकी दिशा में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भूकंप के जरिए जो तरंग आई वो क्या हो गई कि माध्यम जैसे चेंज होते हैं तो उनकी स्पीड में भी अंतर दिखता है। तो लेकिन ये चूंकि जो तरंग थी वो ठोस द्रव दोनों में चल सकती थी, इस वजह से ये तरंग जो थी वो ठोस द्रव दोनों में आते हुए यहाँ तक पहुंच गई। अब बात आई एस की। एस को मैंने बताया ठोस में चलती है। तो जो एस तरंग आई वो पता चला यहाँ से आ रही है और ये गायब हो जा रही है, इस तरीके से आ रही है, इधर उधर तो दिख रही है लेकिन पता चला केंद्र में। इससे ये पता चला कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो किस अवस्था में है। पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में। एक पॉइंट पता चला कि पृथ्वी का केंद्र मतलब द्रव अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में कह सकते हैं, उसके उस अवस्था में है। तो ये चीजें पता चली। तो ये कह सकते हैं
गोलिल्सन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, आपको बता दूं, गोलिल्सन नाम के वैज्ञानिक हैं। इनका कथन बड़ा अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनका कथन है कि भूकंपीय तरंगे एक ऐसी प्रकाश की तरह हैं, या कहें कि भूकंपीय तरंगे ऐसे प्रकाश की तरह हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालती हैं। लालटेन की तरह समझ लीजिए कि भूकंपीय तरंगे एक ऐसे लालटेन की तरह हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालती हैं। बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कही थी, गोलिल्सन है इनका कथन है, इन्होंने बताया। तो क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालती है। इससे आप समझ गए ना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कैसे कैसे ये डिवीजन हुआ है। ये देखिए, ये तरंग जा रही है, कौन इस तरफ आ रही, कौन नहीं आ पा रही। इनसे पता चल गया कि मतलब एक हद तक कि क्या क्या कैसे कैसे है, इसको समझ गए आप। तो आप समझ गए ना। अब आइए थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कैसे कैसे वैज्ञानिकों के कथन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कैसे कैसे किसके किसके कौन कौन से कथन है। और उसके संबंध में आप देखेंगे तो उसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, होम्स का भी इसमें है। लेकिन हम चूंकि आइए एक एक बात को हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि आखिर क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहला नाम आता है ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सुएस। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं सुएस महोदय। सुएस ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाला और उन्होंने सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट में, सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सिलिका, एल्युमिनियम, सीमा, मैग्नीशियम, निफे, निकिल और फेरस, इतने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट में। लेकिन चूंकि ये कोई खास मानक था नहीं, इन्होंने आधार वगैरह उतने अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाया किस तरीके से डिवीजन किया गया है। इसके बाद में एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, उस संस्था ने इसको अपना एक अलग मत प्रस्तुत किया। उन्होंने इस आधार पर कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर उसने डिवीजन किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मोटे तौर पर। सबसे पहला था, आप देखेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ऊपरी क्रस्ट, अब इसमें क्रस्ट में भी देखेंगे तो 2 पार्ट हैं। क्रस्ट में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक है ऊपरी क्रस्ट और एक है निचला क्रस्ट। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। इन दोनों के बीच में भी आप देखेंगे तो एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। वो कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कोरनाड असंबद्धता या कोरनाड डिसकंटिन्यूटी। ये कैसी है इसको आप समझिएगा, ये है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि दोनों के बीच में आप देखेंगे तो कुछ चेंजेस वगैरह दिख रहे हैं। जैसे आपके घर की बाउंड्री, पड़ोसी के घर की बाउंड्री, वो क्या कर रही, बाउंड्री क्या करी, दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा कर रही। उसी तरीके से इसमें भी है। अब आइए थोड़ा सा, कोरनाड असंबद्धता तो हो गई, अब इसमें थोड़ा सा आपको जिक्र करके इसमें और हम बताएंगे कि आखिर ये है कैसे। अब जो मैंने बताया इसकी जो गहराई 11 किलोमीटर से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। ऊपरी की 11 किलोमीटर, नीचे तक 100। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग जगहों पर ये गहराई चेंज भी होती रहती है। समुद्र की गहराई में देखेंगे तो ये कुछ कम है, और जब ज्यादा अंदर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल में उच्चावचों में देखें तो महाद्वीपों की ऊंचाई से जब आप देखेंगे तो ज्यादा ऊंचाई है, समुद्र के तल की गहराई से देखेंगे तो कम ऊंचाई है। तो खैर इतना आपको बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना आपको जानने की जरूरत है। तो ये है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, ये समझ गए ना। 11 किलोमीटर से लेकर के 0 से 100 किलोमीटर, ऊपरी क्रस्ट 11 और निचली क्रस्ट भी 100। अब चूंकि यहां पर डिवीजन होता है मेंटल का, क्रस्ट से या कहें से मेंटल और क्रस्ट दोनों आपस में मिलते हैं। अब इसमें क्या है कि मेंटल और क्रस्ट दो हैं, दोनों की जो क्या पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में, केंद्र उससे तेज, उसके बाद के ऊपर की परत उससे हल्की सी धीमी, उस बाहर वाली और धीमी, 3 तरीके से है। तो जब चूंकि पृथ्वी घूम रही है, घूमने की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऊपर की लेयर, पूरी पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ घूमेगा। अब इस वजह से, अब जब सब कुछ घूम रहा है तो उस तरीके से जो ये वाला पोर्शन है, लेकिन स्पीड सबकी चेंज है। इसमें देखेंगे तो जो मेंटल की स्पीड और क्रस्ट की स्पीड, दोनों की स्पीड में क्या है, चेंज है। जब स्पीड चेंज है तो दोनों के बीच में घर्षण बहुत तेजी से होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, मेरे पास 2 मार्कर हैं। 2 मार्कर मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये वाला क्या है, ये है, ये वाला मार्कर क्या है, ये है क्रस्ट और ये वाला मेंटल है। एक अगर दोनों बराबर स्पीड जा रहे हैं, दोनों की स्पीड ऐसी होगी। लेकिन पता चला कि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घर्षण होगा। घर्षण होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। घर्षण होने की टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो एथनोस्फीयर, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी की क्रिया वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वाला हिस्सा क्या है,
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपरी मेंटल का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया, लावा वगैरह यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करेंगे, चूंकि क्रस्ट की बात हो चुकी है, अब हम बात करें मेंटल की। मेंटल को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिवीजन है जिसको बोलते हैं मोहर्विक असंबद्धता। क्या? मोहर्विक असंबद्धता है। मोहर्विक असंबद्धता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पड़ती है, मोहर्विक असंबद्धता, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बताया ना, यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाएगा, लेकिन हाँ इतना समझिए, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस। और इसमें भी जब जैसे प्लेटों का खिसकना वगैरह इन सब की क्रिया जैसे होती है, तो यहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी अगर जो हल्की सी भी दरार मिलती है तो ज्वालामुखी ऊपर आ जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से ज्वालामुखी आ जाता है ऊपर। तो इस वजह से ज्वालामुखी की क्रिया ऊपर आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर हल्का सा भी अगर दरार वगैरह या कुछ ऐसा पड़ता है तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसको समझिएगा। अब इसके बाद जब हम देखेंगे कि हमें देखने को मिलता है मेंटल जब हम देखते हैं तो मेंटल की मैंने बताया निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों के बीच में भी देखेंगे तो एक असंबद्धता क्षेत्र पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र। रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र जो है, अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो डिवीजन है वो 700 किलोमीटर के पास में डिवीजन किया गया है। और इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है उसको रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। इसको याद रखिएगा, रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र किसके बीच में? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे तो चूंकि ये है 2900 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, मैंने बताया ये वाला क्षेत्र, और 2900 किलोमीटर के पास के क्षेत्र में मेंटल और कोर आपस में मिलते हैं। और इसलिए इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता क्षेत्र जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र, चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से कैसा है, लिक्विड फॉर्म में हल्का सा, इस वजह से यहाँ से एस तरंगे यहाँ से गुजर नहीं पाती थी। तो इसको याद रखिएगा, एस तरंग यहाँ से जब गुजर नहीं पाती थी उसका मेन कारण यही है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में। तो ये हुआ। अब इसके बाद जब हम आएंगे तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र किसके बीच में? मेंटल और कोर के बीच में है। और उसके बाद जब हम आएंगे तो कोर में जब हम आएंगे तो कोर के बाद में भी देखेंगे तो कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो इसके बीच में हो गई मेंटल और कोर के बीच में। और इसमें भी लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र है जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में डिवीजन करती है। तो इसको याद रखिएगा, 5150 किलोमीटर के पास में है लेहमैन असंबद्धता दे। और पृथ्वी का आंतरिक क्या है, वो पूरी तरीके से ठोस है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया, या कहें कि अब जैसे पृथ्वी के आंतरिक जब हम पृथ्वी के अंदर की ओर जब गति, या कहें कि पृथ्वी के अंदर की ओर जब हम जाएंगे तो पूरी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, उसकी दर वगैरह चेंज है, जैसे आप आसमान में आप देखते हैं, या कहें कि जब हम वायुमंडल में जब हम देखते हैं तो उसमें लेयरिंग जिस तरीके से है, लेयरिंग में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अंदर ऊपर नीचे टेम्परेचर होता है। कहीं बढ़ेगा, कहीं दर चेंज होती है, लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन उसके जो बढ़ने की दर है वो घटती बढ़ती रहती है। कहीं पता चला तेजी से बढ़ रहा है, कहीं धीरे घट रहा है। यहाँ पर से 1000 किलोमीटर के बाद काफी ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम, इसके बाद फिर तेज, और इस तरह का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और केंद्र का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है। इसको याद रखिएगा, 4500 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। महत्वपूर्ण बातें मैंने सभी आपको बता दी है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए न्यू उत्कर्ष आईएएस टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहां पर जाकर के आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।